नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और देश में 1,59,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और कोरोना वायरस के संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में भी तकलीफ जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन कुछ संक्रमित मरीजों में इस तरह के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दिए गए हैं और नहीं दिखाई दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका भी नहीं बन पाया है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना को थोड़ी सी सावधानी के साथ हराया जा सकता है, साथ ही अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करके वायरस को मात दी जा सकती है। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना पर कि कैसे हम सभी इस वायरस से खुद को और अपने परिवार के लोगों को बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। और इसी बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आरकेजीएफ मेडिकल कॉलेज भोपाल के पीडियाट्रिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर उमेश पटेल जी। डॉक्टर उमेश पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से लगातार और ये हमारा मकसद है कि हमारे जितने भी तमाम दर्शक हैं जो इस वक्त हमें टेलीविजन पर देख रहे हैं, उन तक हम तमाम हेल्थ से संबंधित जुड़ी हुई जो जानकारियां उन तक पहुंचाएं। तो क्योंकि अभी कोविड-19 का कहर इतना ज्यादा हम देख रहे हैं पूरे विश्व में, तो उसी को लेकर मेरा सवाल है कि नोवेल कोरोना वायरस आखिर क्या है और इससे होने वाली बीमारी को कोविड-19 आखिर क्यों कहते हैं? होता है एक्चुअली क्या है कि कोरोना वायरस बहुत पहले से दुनिया में है, परंतु दिसंबर 2019 में चाइना में एक नए तरीके के वायरस का आइडेंटिफिकेशन हुआ जो विश्व में पहली बार देखा गया। इसलिए इस वायरस को हम नोवल कोरोना वायरस कहते हैं। अभी फरवरी में WHO ने इसको कोविड-19 बोला है। इसका बेसिकली जो कोविड बोलने का जो रीजन है वो इन 3 शब्दों में निहित है। पहला CO मीन्स कोरोना, VI मीन्स वायरस और D फॉर डिसीज। मीन्स ऐसी डिसीज जो कोरोना वायरस के कारण से हो रही है, इसलिए हम उसको कोविड बोलते हैं। और पहला केस दिसंबर 2019 में आइडेंटिफाई हुआ था, इसलिए इसको हम कोविड-19 बोलते हैं जी। क्योंकि अमूमन बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आखिर हम इसको कोविड-19 बोलते हैं क्यों है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। हम अपने दर्शकों को एक बार बता देना चाहते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल है कोविड-19 से लेके बच्चों की बीमारियों से लेके, आप हमें फोन कर सकते हैं। आप अपने टेलीविजन साइट पर हमारे जो फोन नंबर हैं वो लगातार आप देख सकते हैं, फ्लैश हो रहे हैं। आप फोन उठाइए, हमें फोन कीजिए और डॉक्टर साहब से अपने सवालों के जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब, कोरोना को लेकर इतना डर आखिर क्यों है? क्योंकि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जो ठीक हो रहे हैं वो भी डरे हुए हैं और जो इस संक्रमण से अभी तक संक्रमित नहीं हुए उनमें भी डर है। देखिए, कोरोना से शुरुआत में डरने की बात तो थी, क्योंकि अगर कोई ऐसी बीमारी आपके पास में आती है जिसकी जानकारी ना वैज्ञानिक दृष्टि से और ना ही व्यवहारिक दृष्टि से हमारे पास में हो, तो उस बीमारी से डरना लाजमी है। शुरुआत में क्या हुआ, केवल जो कोरोना जो बीमारी हुई थी उसमें जो टेस्टिंग हुई थी वो केवल सिम्टोमेटिक केसेस में हुई। सिम्टोमेटिक केसेस मीन्स कि जिनमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिनका सैचुरेशन कम हो रहा था, जिनमें निमोनिया हो रहा था। अगर ऐसे लोगों में केवल टेस्टिंग की जाए तो ऐसे लोगों की मोर्टेलिटी, पॉजिटिव होने के बाद मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे जैसे जैसे हमने बीमारी को समझा, साइंस ने बीमारी को समझा और हमारी टेस्टिंग का जो दायरा बढ़ा, पहले सिम्टोमेटिक फिर एसिम्टोमेटिक, उसके बाद जो उसके संपर्क में आने वाले लोग थे उनकी टेस्टिंग की गई, तो ये देखा गया कि 80% तक लोग जो थे वो कोरोना से ग्रसित तो थे परंतु वो एसिम्टोमेटिक थे। इसलिए जैसे जैसे हमारी जो जानकारी कोरोना के संबंध में बढ़ती जा रही है, अब आप खुद देखें कि हमारी जो डर है अब पिछले 1 महीने 15 दिन में धीरे धीरे वो डर कम होता जा रहा है। क्योंकि हमें ये जानकारी पता चल गई है कि लगभग 80% लोग जो कोरोना से ग्रसित होते हैं वो सिम्टोमेटिक होते हैं, उनको किसी भी तरह के इलाज की जरूरत नहीं होती है और वो सेल्फ रिकवर कर जाते हैं। इसलिए डरने की बात थी पर वो बहुत पहले की बात थी। अब हमें कोरोना के साथ में लड़ना है, धीरे धीरे चलना है और इस डर को खत्म करना है। कॉलर जुड़ गए हैं भोपाल से इस वक्त हमारे साथ।
जयशंकर जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर साहब नमस्कार करना चाहता हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार ने जो आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल पे डाउनलोड कराई है, तो वो जो ऐप है वो ऐप क्या किसी जैसे हमारे पास मोबाइल है, कोई सामने वाला कोई कोरोना के संक्रमित है, तो क्या वो उसको बॉडी को सेंस करता है क्या? वो नहीं, ऐप बॉडी को सेंस नहीं करता है। क्या होता है कि जो ऐप में कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे हम कोरोना पॉजिटिव हैं तो उस नंबर को आपको ऐप के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो अगर आप अगर सामने वाले को कोरोना है तो वो आपका ऐप और सामने वाले को कोरोना है और उसका नंबर आपके उसमें ऐप में है, मतलब तो वो आपको आइडेंटिफाई कर लेता है। तो हम ये पता कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई कोरोना का पेशेंट तो नहीं है। सिम्टम से आइडेंटिफाई नहीं करता है, ये केवल टेक्निकल चीज है जो टेक्निक के द्वारा एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकती है। जयशंकर जी, जाहिर सी बात है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर उमेश, जैसे कोरोना वायरस को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये स्प्रेड कैसे होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा अब बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है उसकी वजह से अभी और ज्यादा, क्योंकि कम्युनिटी टू कम्युनिटी ये स्प्रेड हो रहा है। इस वजह से जो इससे संक्रमित लोग हैं उनमें इजाफा हो रहा है। तो आखिर इसके ये वायरस जो है वो फैलता कैसे है? देखिए, कोरोना वायरस फैलने के मेनली दो कारण हैं। नंबर एक, हम बोल सकते हैं कि ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन फैलता है। जैसे किसी को अगर कोरोना है और वो यदि सिम्टोमेटिक है, जिसको सर्दी है, खांसी है, जब वो खांसेगा तो उसमें से कुछ छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स बनते हैं जिनको हम ये हवा में फैल जाते हैं। और अगर कोई पेशेंट या कोई पर्सन उन ड्रॉपलेट के संपर्क में आ जाता है तो उससे डायरेक्टली फैल जाता है। दूसरा जो स्प्रेड का तरीका होता है वो होता है इनडायरेक्ट, मींस कि अगर कोई ड्रॉपलेट किसी अल्टीमेटली आदमी जब खांसता है तो जो ड्रॉपलेट बनते हैं वो किसी न किसी सरफेस में जाके जमा हो जाते हैं। अगर एक्सीडेंटली आपने उस सरफेस को टच कर लिया है तो वो वायरस आपके हाथ में आ जाते हैं, और अगर वो हाथ आपने अपने मुंह में या नाक को टच किया तो वो उस टच के द्वारा वो वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मींस कि हाँ, शायद इसलिए आप लोग ये एहतियात बरतने की सलाह देते हैं कि जितना ज्यादा हो सके अपने चेहरे को, अपने आंख, कान, नाक, चेहरे से अपने हाथों को दूर रखा जाए। शायद यही वजह है। जी जी। और इसको किस तरह से रोका जा सकता है? रोकने का बहुत तरीका बिल्कुल सिंपल है, हमें इसकी जड़ को समझना होता है। जैसे हमने बोला कि ये जो वायरस होता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। मीन्स अगर हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को, ड्रॉपलेट्स को जनरेट ही ना होने दें, मीन्स कि अपने मुंह को कवर करके रखें, तो हम कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वायरस को रोकने के लिए कि आप अपने फेस को कवर करके रखिए। फेस मास्क का इंपॉर्टेंस आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि अगर दो पर्सन है, एक को कोरोना है और एक हेल्दी पर्सन है, अगर दोनों लोगों ने मास्क लगा के रखा हुआ है तो आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क जो है वो केवल 1.5% होता है। अगर हेल्दी पर्सन ने मास्क लगा के रखा हुआ है और कोरोना पर्सन जिसको सर्दी खांसी उसने मास्क नहीं लगाया हुआ है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आपका 70% होता है। और अगर पेशेंट ने मास्क लगा के रखा हुआ है और हेल्दी पर्सन ने नहीं लगा के रखा हुआ तो केवल 5% रिस्क होता है आपका इन्फेक्शन फैलने का। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सभी लोग मास्क लगा के रखें तो आपका इन्फेक्शन का चांस केवल 1.5% है। इसलिए मास्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रूट जो मैंने बताया कि एक टच हैंड से फैलता है, सरफेस से फैलता है, तो हैंड वॉशिंग 20 सेकंड की हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है। तीसरा जो ड्रॉपलेट सर्दी खांसी के खांसने से जो ड्रॉपलेट बनते हैं ये आपका 1 मीटर तक फैल सकते हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल है कि आपके पास में जो भी हॉट स्पॉट है, कंटेनमेंट एरिया है, उनकी जानकारी रखिए, ऐसे एरिया में जाने से बचिए और ऐसे पर्सन जो इन एरियाज में रहते हैं उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, पटेल साहब हैं दमोह से। पटेल साहब बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। धन्यवाद। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि जो सैनिटाइज करने के लिए जो बार बार कहा जाता है कि सैनिटाइज से हाथ धोइए, सैनिटाइज से फायदा क्या होता है? इससे वायरस मर जाता है या इफेक्ट होना उसका कम हो जाता है? क्या मतलब बड़ा कंफ्यूजन है इसमें।
नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप अगर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं तो ये 99.9% आपके जो कोरोना वायरस है उसको किल कर देता है। तो आपको देखिए, सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज करना एक अलग चीज है, परंतु साबुन से हाथ धोना एक अलग चीज है। दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो आपको हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश जो आप सोप से करते हैं उससे भी बहुत सारे जर्म्स आपके हाथ से निकल जाते हैं, और रिमेनिंग अगर कुछ बचता है तो उसको अगर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज आप यूज करते हैं तो 99.9% आप जो कोरोना जर्म्स आप मार सकते हैं। इसलिए आपको अगर बचना है तो हैंड सैनिटाइज करना और हैंड वॉश करना दोनों बहुत ही जरूरी चीज है। जी पटेल साहब, डॉक्टर उमेश ने जो सलाह आपको दी है उनको फॉलो करना है, क्योंकि इस संक्रमण से बचने का सबसे बड़ा जो कारगर तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ बचाव ही है, क्योंकि कोई वैक्सीनेशन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इसलिए खुद भी सुरक्षित रहिए, आप हाइजीन रहिए और अपने साथ में जितने भी लोग हैं उनको भी सलाह दीजिए। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर उमेश, क्या अभी तक कोई ऐसी दवा बनी है जिससे कोरोना को ट्रीट किया जा सके? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से क्वारंटीन सेंटरों में जिन लोगों का इलाज चल रहा है, एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये किस चीज से ठीक हो रहे हैं, उनको क्या ऐसा पर्टिकुलर मेडिसिन दिया जा रहा है। अगर हम कोरोना की बात करते हैं तो पूरे विश्व में बहुत सारी ड्रग ट्रायल्स चल रहे हैं। कुछ ड्रग ट्रायल्स में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, परंतु सेम ड्रग का ट्रायल्स किसी दूसरी कंट्री में किया गया तो वो रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग नहीं थे। तो अगर हम WHO की रिसेंट गाइडलाइन जो लास्ट वीक पब्लिश हुई है, अगर हम उसको देखें तो WHO ने क्लियरली कहा है कि जितने भी ड्रग्स आज के समय में कंट्रीज यूज कर रही हैं, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो, चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी हो, चाहे वो एंटीवायरल हो, ये इफेक्टिव नहीं है। तो इनका उपयोग ट्रीटमेंट में ना किया जाए, इनका उपयोग केवल ड्रग ट्रायल में किया जाए। बचाव के लिए जितने भी सेंटर्स में, चाहे वो कोविड सेंटर हो या क्वारंटाइन सेंटर हो, इनमें केवल और केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं दी जा रही है। और लोगों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि जैसे मैंने बोला कि 80% जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो सेल्फ रिकवर कर रहे हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि 80% पेशेंट तो सेल्फ रिकवर कर रहे हैं, रिमेनिंग 15 से 20% पेशेंट्स या केसेस के लिए ही सपोर्टिव थेरेपी की जरूरत पड़ रही है। अभी तक किसी भी तरीके की ड्रग इफेक्टिव नहीं है जिसको लेके हम बोल सके कि इस ड्रग से ही मरीज ठीक हो रहा है। बिल्कुल। कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त। विक्रम हमारे साथ भोपाल से। विक्रम जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। जी डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये बताया जाता है कि जो ये मास्क है, मास्क अगर ज्यादा दिन लगाते हैं तो खराब हो जाता है, तो ऐसे में जो लोग हैं वो क्या करें? क्योंकि मास्क अभी मार्केट में वैसे भी कम मिल रहे हैं और अगर मिल रहे हैं तो बहुत सारे महंगे में मिलते हैं। देखिए, ये मास्क जो कैटेगरी है ये डिपेंड करती है कि आप काम क्या करते हैं, इस बात पे निर्भर करता है। अगर आप डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टाफ हैं तो आपके लिए तो N95 मास्क की ही जरूरत पड़ेगी अगर हमें लगभग 100% प्रोटेक्शन देना है। पर आम पब्लिक जो घर से निकल रही है, जिसका कोई पेशेंट से कोई संबंध नहीं हो रहा है, संपर्क नहीं हो रहा है, उनके लिए आप कपड़े का मास्क यूज कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूरी है कि आप उस मास्क को एक रेगुलर इंटरवल पे आप चेंज करते रहें। कई मास्क ऐसे आ गए हैं जिनको आप धो सकते हैं, तो अपने घर में आप 2 या 3 मास्क रखिए, डेली उनको धोइए, आप यूज करिए, पर मास्क जरूर लगाइए क्योंकि बचाव का यही सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है। घनश्याम जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है और स्वराज एक्सप्रेस भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि बार बार हाथ को धोइए, मास्क लगाइए, सोशल दूरी का ख्याल रखिए, क्योंकि बचाव ही इलाज है। डॉक्टर उमेश, बच्चों को कोरोना का कितना रिस्क होता है? क्या बच्चों को मास्क पहनना चाहिए इस कंडीशन में? मतलब जिनके न्यू बोर्न बेबी हुए हैं, जो बहुत छोटे हैं और जो जिनकी डिलीवरी अभी हुई है, उनको किस तरह से एहतियात से बरतना चाहिए? और देखिए, बच्चों में कोरोना होने का रिस्क उतना ही है जितना को बड़ों को। अगर बच्चा एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आएगा, एक सिम्टोमेटिक पेशेंट के संपर्क में आएगा, तो उसको रिस्क उतना ही है जितना एडल्ट को है। तो बचाव के लिए हमें वही प्रोटोकॉल, वही तरीके यूज करने होंगे, चाहे फेस मास्क लगाना हो, चाहे हैंड वॉशिंग हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो। ये इन्हीं चीजों से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और रही बात मास्क लगाने की, WHO की बहुत क्लियर, CDC की बहुत क्लियर गाइडलाइन है कि 2 साल के नीचे बच्चों को
फेस मास्क अवॉइड किया जाए, क्योंकि फेस मास्क लगाने से उनमें थोड़ा सा सफोकेशन या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। परंतु 2 साल के ऊपर हर बच्चे को, अगर वो घर से बाहर निकलता है, चाहे वो खेलने के लिए जा रहा है, चाहे किसी चीज के लिए जा रहा है, मास्क लगाना अनिवार्य है। इतने छोटे बच्चों को हम उनकी काउंसलिंग कैसे करेंगे, क्योंकि आप बच्चों के डॉक्टर हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चों का नेचर ऐसा होता है कि हम उनको जिस चीज के लिए मना करेंगे, जिस चीज के लिए हम उनको फोर्सफुली बोलते हैं, वो चीज वो कभी नहीं करते। तो ऐसे बच्चों की काउंसलिंग फिर हम कैसे करें कि नहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको करना ही होगा? फिर नहीं, ये जो आपका क्वेश्चन इज रियली वैलिड है। बच्चों को समझाना, मास्क लगाना रियली वेरी डिफिकल्ट, परंतु हमें ऐसा उनको धीरे धीरे काउंसलिंग करके, एग्जाम्पल देके धीरे धीरे उनको समझा सकते हैं। और मैंने ये देखा है कि अगर आप, पहली बार वो मना कर सकता है, परंतु धीरे धीरे जब आप काउंसलिंग करते हैं, दूसरा जब वो ये देखते हैं कि उसके घर में हर सदस्य फेस मास्क लगाया हुआ है, बाहर जाके वो जब भी वापस लौटता है वो हैंड वॉश कर रहा है, तो बच्चे भी वही करने लग जाते हैं जो देखते हैं। तो अगर हमें उनको मास्क लगाना, उनका हैंड वॉश करवाना, उनकी आदत में डालना है, तो उसके पहले हमें वो करके उनके सामने एग्जाम्पल देना पड़ेगा। हमें मास्क लगाना पड़ेगा, हमें हैंड वॉश करना पड़ेगा। जैसे ही बच्चा आपको देखेगा वो सेल्फ आप चीजें करने लग जाएगा। तो उनको समझाइए, एग्जाम्पल सेट करिए, ऑटोमेटिक बच्चे खुद ही करने लग जाएंगे। बिल्कुल। एक और ग्वालियर से हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर, प्रवीण जी। बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल ये, खांसी और खराश की शिकायत थी। मैं हॉस्पिटल पहुंचा, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ चेकअप कराया तो डॉक्टर ने हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट किया और कहा आपको कोरोना नहीं है। इसके बाद हमने जैसे ही मास्क हटाया, डॉक्टर साहब मुझसे कहने लगे पीछे हटो। मैंने कहा भाई जब मुझे कोरोना नहीं तो मास्क हटाने में क्या दिक्कत है? तो मेरा सवाल ये है कि क्या सरकारी हॉस्पिटल में टेस्ट ठीक से हो रहे हैं क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि केवल सर्दी, खांसी या गला होना केवल कोरोना अकेले में नहीं है। बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं, जैसे फ्लू वायरस होता है, जिसमें भी आपको सर्दी, खांसी, गले में खराश, गले में दर्द, सारी चीजें हो सकती हैं। परंतु आप जिसको भी फीवर है या सर्दी खांसी है वो कोरोना का पेशेंट है, ऐसा कहना थोड़ा सा तर्क संगत नहीं है। हाँ, अगर साथ में सर्दी खांसी के साथ में अगर आपको कोई सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, कुछ वीकनेस बहुत ज्यादा लग रही हो, तो उस चीज को लेके हम टेस्टिंग के लिए जोर दे सकते हैं। रही बात मास्क लगाने की, तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको खराश भी है, ठीक है, तो आपको मास्क लगाना है। दूसरी चीज, आप जो मास्क लगा रहे हैं वो केवल इन्फेक्शन को फैलाने के लिए नहीं लगा रहे हैं, इन्फेक्शन को सेल्फ आपको ना हो इसके लिए भी तो आप मास्क लगा रहे हैं। इसलिए डॉक्टर हो चाहे हेल्थ केयर वर्कर को, वो ये जरूर बोल रहा है कि आप मास्क लगाइए। वो मास्क केवल मरीज को नहीं लगाना, हमें अपने आप को बचाना है, उसके लिए भी मास्क लगाना है। रविंद्र जी, जाहिर सी बात है मास्क तो लगाना होगा, क्योंकि कोरोना के साथ अब जीना आम लोगों को अब सीखना ही होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी शायद जाने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बातचीत के लिए। मंडीदीप से इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं फोन लाइन पर, मीना जी। बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मंडीदीप से बोल रही हूँ। तो मेरी मम्मी को मतलब हृदय में थोड़ी उनके मतलब ये फेफड़ों में कुछ तकलीफ हो रही है, सांस लेने में उनको पहले से ही तकलीफ थी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि सर उनको हेलो जी 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 रीना जी, सवाल कीजिए। सर रीना जी, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने टेलीविजन सेट का जो वॉल्यूम है आप उसको बंद कर लीजिए, जिस वजह से आपकी जो आवाज है वो हम तक प्रॉपर आएगी और डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब दे पाएंगे। हेलो जी जी जी, सवाल कीजिए। सर मेरी मम्मी को मतलब फेफड़ों में तकलीफ है, हार्ट की प्रॉब्लम है थोड़ी। तो हेलो, आप सवाल पूरा कर लीजिए रीना जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए। ठीक है। हाँ सर, उनका मतलब उनको बुखार मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो पहले से भी होती थी उनको। तो क्या उनको जांच कराने की जरूरत है क्या? नहीं, अगर पहले से उनको सांस लेने में दिक्कत है और ये हार्ट प्रॉब्लम के कारण से है तो उनको कोरोना की जांच कराने की जरूरत नहीं है। परंतु ऐसे पेशेंट जो पहले से जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो, अगर उनमें सर्दी खांसी है और सर्दी खांसी के बाद में अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो फिर आपको टेस्ट कराने की जरूरत है। अगर केवल फीवर है तो उसमें जरूरत नहीं है, साथ में सर्दी खांसी का होना बहुत जरूरी है अगर टेस्ट कराना है तो।
बहुत शुक्रिया नीरज हमें कॉल करने के लिए। जाहिर सी बात है आपकी जो समस्या है उसका समाधान आपको जरूर मिला होगा। डॉक्टर उमेश, क्योंकि जिस तरह का जो लाइफ स्टाइल अभी तक हम सब जीते आए हैं, जिम गए हैं, जिम जाने की भी लोगों में आदत रही है, स्विमिंग पूल, तमाम चीजें, तो इस तरह गैदरिंग में भी, तो क्या स्विमिंग पूल को यूज करना या पब्लिक टॉयलेट को यूज करना, ये भी एक रीजन हो सकता है? कोरोना इससे स्प्रेड होता है? देखिए, पब्लिक टॉयलेट में अगर आप कांटेक्ट में आते हैं सरफेस की, वहां पे तो आपको होने की पॉसिबिलिटीज है, तो उससे बचाव के लिए ये है कि आप प्रॉपर हैंड वॉश करें। दूसरी चीज, अभी तक कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिले हैं कि हवा या पानी से ये वायरस फैलता हो। तो आप स्विमिंग पूल अगर यूज करते हैं तो मेक ए सोशल डिस्टेंस, कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि पानी ऑलरेडी जो पानी होता है वो ट्रीटेड पानी होता है। तो आप स्विमिंग पूल का यूज कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको लोकल और जो नेशनल गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। परंतु स्विमिंग पूल यूज करने से अगर आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं तो होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। ठीक है, योगेश जुड़ गए हैं हमारे साथ, कॉलर हैं गाजियाबाद से। योगेश जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है, नमस्कार। मेरे साथ ऐसी स्थिति है, मेरी आयु 68 ईयर्स है और मेरे साथ परेशानी ये है कि मेरे बच्चे विदेश में हैं और मुझे उन डॉगी हमने रखा है, उसे घुमाने के लिए मुझे बाहर ले जाना पड़ता है और सवेरे शाम मैं बाहर ले जाता हूँ। तो क्या मुझे कोई ऐसा मतलब क्या प्रिकॉशन करने चाहिए? वैसे मास्क लगा के और मैं कैब वैब लेके जाता हूँ, क्या प्रिकॉशन करने से कि मैं कोरोना से बच के रहूँ? मुझे क्या खाना चाहिए? सर बिल्कुल सिंपल स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आपको फॉलो करना है। नंबर 1, मास्क लगाना है। जब भी आप बाहर निकलते हैं डॉग को लेके तो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करना है। आप किसी भी ये जानवर के या मनुष्य जो भी है उससे 1 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस रखें। जब वापस घर में आते हैं तो प्रॉपर हैंड वॉश करें। और अगर आप साइंटिफिक एविडेंस की बात करते हैं तो किसी भी जानवर से ऐसे बहुत ज्यादा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि एनिमल से या डॉग से किसी आदमी को कोरोना हुआ हो। हाँ, अगर आदमी को या किसी पर्सन को कोरोना है, उसके साथ में कोई एनिमल है, तो आदमी से एनिमल में कुछ एविडेंस मिले हुए हैं, पर ये आप ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि हो। तो आप आराम से लोकल जो भी पॉलिसीज है उनको फॉलो करिए। वॉकिंग पे जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और फेस मास्क जरूर लगाइए। बहुत शुक्रिया योगेश जी हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर उमेश, क्योंकि अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं, क्या सलाह आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि किस तरह से उनको अपना ख्याल रखना चाहिए? जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए और जो इम्यूनिटी है उसको कैसे और ज्यादा बिल्ड किया जा सकता है? देखिए, बहुत सिंपल सा है, हमें कोरोना से लड़ना है, उसको हराना है। लड़ने के लिए, कोरोना से या खत्म करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉश। रही बात आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसमें एक अच्छा आप प्रॉपर हेल्दी डाइट लीजिए जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की प्रॉपर मात्रा हो सके तो ड्राई फ्रूट्स लीजिए और डेली कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करिए। एटलीस्ट 30 मिनट से 45 मिनट आपका फिजिकल एक्टिविटीज होना बहुत जरूरी है। अगर हम इन चीजों का पालन करते हैं तो हम कोरोना को रोक सकते हैं। और क्योंकि स्पेशल आप बच्चों के डॉक्टर हैं, तो बच्चों के लिए क्या सलाह? बच्चों के लिए मैडम सेम ही सलाह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करिए और एक हेल्दी डाइट लीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमेश, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे तमाम दर्शकों को दी। जाहिर सी बात है आपकी सलाह से हमारे तमाम दर्शक इसका फायदा जरूर उठाएंगे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से आपने स्वरा सेहत में देखा कि डॉक्टर उमेश ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि आप किस तरह से कोरोना वायरस से बच सकते हैं और इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। हमारे कार्यक्रम का खास मकसद भी यही है कि हम आपको किस तरह से इस वायरस से बचाएं और रोज नई जानकारियां आप तक पहुंचाएं। बहरहाल स्वरा सेहत में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बना